Hello everyone, welcome back to Chemistry Tactics. Confusing but interesting question. हाँ, कुछ आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर हो सकता है बट इंटरेस्ट जरूर आएगा. पूरी वीडियो देखना, आपको एंड तक समझ आ जाएगा कुछ टर्म्स के बारे में जिनमें अब तक आप उलझे हुए हो, समझ में नहीं आती क्या होती हैं, वो आज समझ में आएंगी. ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था CSIR नेट का, उसमें ही आया था. इसमें आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट है. इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये कौन से वाले चैप्टर से होगा, किस टॉपिक से है. ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि पॉलीमराइजेशन है, यानी पॉलीमर केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो, फॉर स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन द करेक्ट प्लॉट ऑफ चेन लेंथ और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन P, इनके बीच में ग्राफ है. आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं. स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन क्या होता है, चेन लेंथ क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है. तो अगर स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन की बात करें, यानी जो हमारे पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, पॉलीमर्स बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, उनका एक पूरा उनके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. कोई भी रिएक्शन होती है उसमें कुछ स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं. लाइक पहले कोई फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस तरीके से हमारे कई सारे स्टेप्स होते हैं हर रिएक्शन में. यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन में भी कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहले अगर स्टेप की बात करें तो जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो यहाँ पर रिएक्ट करती हैं. मोनोमर रिएक्ट्स. मोनोमर क्या होते हैं, जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है जिसके रिपीटेशन से ही पॉलीमर बनते हैं, वही हमारे मोनोमर है. ठीक है, जस्ट लाइक ट्रेन होती है, ट्रेन का एक कोच होता है, उसमें फिर कई सारे ऐड कर देते हैं तो वो पूरी ट्रेन बन जाती है. तो ये जो एक इसकी बात कर रहे हैं हम, ये हमारा होता है मोनोमर यूनिट. मोनोमर एक जैसे ही कई सारे रिपीट होके पूरी एक लंबी चेन बन जाती है, वो हमारे पॉलीमर हो जाते हैं. राइट, तो यहां पर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि मोनोमर रिएक्ट करते हैं. दूसरा पार्ट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स. अब हमारे दो कोई मोनोमर अटैच हुए हैं इस तरीके से, तो इनके बीच जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये किस टाइप का बॉन्ड होता है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर्स में कि जो हमारे मोनोमर यूनिट होती हैं वो किस तरह के बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, यानी पॉलीमर्स में किस तरह का बॉन्ड होता है. इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था. तो ध्यान रखना, मोनोमर यूनिट्स जो हमारी कंबाइन होती हैं वो होती हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गए. तीसरा स्टेप क्या होगा, जो आपकी पॉलीमर चेन है, पॉलीमर चेन ग्रो कर रही है, यानी कि जैसे जैसे आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, मोनोमर यूनिट कंबाइन होती जा रही हैं, तो वहां पर जो पॉलीमर की चेन है, पूरी एक लेंथ है, वो भी तो बढ़ती जा रही है ना. तो हम ये कह रहे हैं थर्ड स्टेप हुआ है कि जैसे जैसे मोनोमर यूनिट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होती जा रही हैं, कंबाइन होती जा रही है, पॉलीमर चेन की ग्रोथ होती जा रही है. ठीक है. फोर्थ, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस. किसका, जो पॉलीमर बनाया गया है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज हो जाएगा. जैसे जैसे पॉलीमर चेन बढ़ती जाएगी, मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होंगी, तो मोनोमर का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग वो वेट जो है पूरे पॉलीमर का वो भी इंक्रीज होता जाएगा. ओके, तो इस चीज को बोल रहे हैं स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन. यानी कि जो हमारा स्टेप से हम अगर चलें तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में इस तरीके से स्टेप फॉलो करके ये चीजें होती हैं. ओके, अब समझ में आ रहा है कि चेन लेंथ क्या होती है. तो चेन लेंथ तो हमें समझ में आ गया. जितने भी मोनोमर्स हैं, टोटल मान लो कोई 10 मोनोमर्स हैं, जब 10 के 10 मोनोमर्स अटैच हो जाएंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो जो पूरी एक चेन बनेगी पॉलीमर की, वो होती है उसकी चेन लेंथ. या फिर अभी तक मान लो हमारे सिर्फ 8 मोनोमर यूनिट ही अटैच हुई हैं, मान लो यहां से यहां तक की लेंथ हुई है. अगर इसमें हम दो और कंबाइन कर दें तो लेंथ फिर इतनी हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर चेन लेंथ की बात हो रही है कि चेन लेंथ पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है. तो ये सिंपल सी बात है कि अगर मोनोमर यूनिट जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही चेन लेंथ भी होगी. राइट, जितनी ज्यादा मोनोमर यूनिट्स होंगी उतनी ज्यादा चेन लेंथ हो जाएगी पॉलीमर की. अब यहाँ पे ये वाली टर्म है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन.
ये क्या होती है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है, इसका ना एक और नाम है, इसको हम एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। है सेम चीज लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यही कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में, यही कंफ्यूजन होता है कि एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या एक ही है या फिर उनमें कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करें, जिसको हम डीपी शॉर्ट फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर इन्होंने पी से रिप्रेजेंट किया है। पी बेसिकली होता क्या है, आपके एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन है या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, बट यहां पर इन्होंने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को इससे डिनोट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नहीं, हमें एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे क्वेश्चन करना है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती क्या है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम अगर माने तो ये होता है, जहां पे ये वाला जो m है, ये तो है मोलर मास ऑफ पॉलीमर। जो भी आपका पॉलीमर होगा, मतलब सारी मोनोमर यूनिट कंबाइन हो चुकी है और एक पूरा पॉलीमर बन चुका है, उस टाइम पे उसका वेट कितना होगा। दूसरा जो स्मॉल m, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ वन मोनोमर यूनिट, यानी कि जो आपकी एक मोनोमर की वेट, मोनोमर का मोलर मास है एक मोनोमर का वो, और ऊपर मोलर मास पूरे पॉलीमर का, उससे फिर हमारी निकलती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि हम ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट इन पॉलीमर। जो भी हमारा पॉलीमर होगा उसमें जितनी मोनोमर यूनिट्स होंगी उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। मान लो कि आपका जो पॉलीमर है पूरा, उसका जो मोलर मास है वो 100 ग्राम है और एक मोनोमर यूनिट का 10 है, तो जब ऐसी ही 10 मोनोमर यूनिट्स इस तरीके से कंबाइन होती जाएंगी, जब वो 100 बन जाए, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 10 10, जब हर मोनोमर यूनिट का वेट 10 है तो 10 10 करके जब ये 10 बार ऐसे ऐड होगा तो क्या आएगा, पूरे पॉलीमर का मोलर मास आएगा, यानी कितना 100। तो 100 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, 10 आएगा, यानी कि टोटल 10 जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो यहाँ पर जुड़ी होंगी। ओके, ये समझना इजी था यहाँ तक कि हमारी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जितनी पॉलीमर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इस लास्ट टर्म की, एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। जब हमारा ये डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन तो ये हो गया, लेकिन एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, अब ये बता दो। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखो, एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है तो ये भी सेम ही चीज कि हमारी जितनी मोनोमर यूनिट्स हैं उनको ही हम बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। लेकिन एक्सटेंट का मतलब समझो कि यहां पर जितनी आपकी मान लो टोटल 10 मोनोमर यूनिट्स हैं, 10 मोनोमर, ठीक है, अभी सिर्फ हमारी 2 यूनिट्स कंबाइन हुई हैं, 2 यूनिट्स कंबाइन हुई हैं, बची कितनी 8। तो जो 8 है अभी इन्होंने पॉलीमर नहीं बनाया है, समझ रहे हो, पॉलीमर तो बनाना है इन 10 मोनोमर्स यूनिट को आपस में कंबाइन हो गए, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये 2 यूनिट्स कंबाइन हुई हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी की जो 8 है वो नहीं हुई है। तो ये जो बाकी के बचे हुए मोनोमर होते हैं ना, ये यहाँ पर जुड़कर उस पॉलीमर को बनाएंगे, ये तो श्योर है कि यही मोनोमर होंगे जो उस पूरे पॉलीमर को बनाएंगे। तो जितनी ज्यादा ये फ्री मोनोमर्स होंगे ना, उतना ही हम कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा। कंफ्यूज हो गए ना, समझ नहीं आया होगा। देखो, जितनी ज्यादा ये मोनोमर यूनिट्स होंगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होके हमारी जो है पूरी पॉलीमर की चेन बनाए। अभी तो सिर्फ 2 यूनिट कंबाइन हुई है ना,
ये 8 तो यहाँ पर ऐड होनी है अभी, ये तो हमारी ऐड होनी चाहिए अभी, ठीक है। जब ये 8 ऐड हो जाएंगी इन दोनों के साथ तब ये पूरा पॉलीमर बन जाएगा। तो ये चीज जितनी ज्यादा होगी, ये फ्री मोनोमर यूनिट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जल्दी से पॉलीमर बनाए, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज है इसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमराइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जितनी मोनोमर यूनिट्स होंगी उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये है तो वही चीज, देखो कंफ्यूजन तो यहाँ पर यही हो रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है तो वही कि मोनोमर यूनिट जितनी हमारी होती है एक पॉलीमर में, ये भी उसी चीज को कह रहे हैं, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट ये है कि ये तो पूरा पॉलीमर कंबाइन हो चुका है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में पूरा एक पॉलीमर कंबाइन हो चुका है, उसमें कितनी मोनोमर यूनिट है उसकी बात की जा रही है। एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन में अभी पूरा पॉलीमर बना नहीं है, जितना बन सकता है अभी उसकी जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बनने की उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन हमें करना है, अभी हमने इसकी जरूरत नहीं थी इतनी कहानी की जितनी बताई है, इसमें सिर्फ आपको एक रिएक्शन का पता होना चाहिए, एक छोटी सी इक्वेशन है उसका पता होना चाहिए, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को एकदम से कर दोगे। ये पूरा इसलिए बताना पड़ा क्योंकि उससे कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये जो चीजें हैं क्या होती हैं। तो एक होती है हमारी कैरोथर्स इक्वेशन, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम देखें तो ये होता है एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ये कैरोथर्स फॉर्मूला है, इक्वेशन है, इसमें ये जो दिया हुआ है आपको चेन लेंथ है, यहाँ पर ये जो P है ये स्पेशली एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कह दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इन दोनों में क्या एक रिलेशनशिप दिख रही है आपको। इस P को मान लो, P ये जो है अगर इंक्रीज करता है, इफ P इंक्रीजेस, इस P को अगर बढ़ा दो तो जब ये टर्म बढ़ेगी यानी कि जो डिनोमिनेटर है उतना ही क्या हो जाएगा, ये जब ये वाली चीज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो ये चीज एक तरीके से तो नेगेटिव में पहुंच जाएगी ना। ये वाला P जो है मान लो अगर 0 है, अगर ये P यहाँ पर 0 हो जाए तो 1 माइनस 0 1, 1 डिवाइड बाई 1 1, तो ये तब तो ये n की वैल्यू आएगी 1। लेकिन इस P को बढ़ा दो 1 कर दो तो ये 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इस P को 2 कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका n जो है वो नेगेटिव में पहुंच जाएगा, यानी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे हो ये वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है, राइट। तो यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे ये P इंक्रीज होता है n की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये P जो है हमारा, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, अगर ये बढ़ेगी तो ये जो n है, चेन लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी। पर अब एक बात और ध्यान से देखो, अगर हमारी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ रही है तो फिर चेन लेंथ तो बढ़नी चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब जितनी मोनोमर यूनिट्स हैं उसमें, अब जितनी ज्यादा डीपी होगी यानी जितनी ज्यादा मोनोमर यूनिट्स होंगी चेन लेंथ तो बढ़नी चाहिए थी, यहां पर डिक्रीज क्यों हो रही है। अगर आपने इसके बेस पे इस क्वेश्चन को किया तो फिर तो आप डायरेक्टली ये बता दोगे कि जो हमारे जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है उतना ही ज्यादा इसकी चेन लेंथ होती है, तो फिर तो आप ये बढ़े हुए ग्राफ देखोगे, इनको कर दोगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है कि जो हमारा P है वो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की टर्म्स में यूज नहीं करना है, दे जरूर रखा है लेकिन वो हमारा एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे करना है, ओके। तो एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब जितनी मोनोमर यूनिट अभी फ्री हैं और पॉलीमर बनाना है उनको। तो अब देखो ये चीज जितनी कम होगी, यानी अब जो ये चीज है जितनी बन चुकी है, तो अब ये जितनी कम होगी तो उतना ही क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज्यादा होगा ना, यानी और जुड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यानी अब ये जो हमारा एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो जितना ज्यादा होगा चेन लेंथ उतनी कम होगी, यानी जुड़ने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा है उतनी ही चेन लेंथ कम है। देख रहे हो यहाँ पे ये जो चेन लेंथ है सिर्फ 2 मोनोमर्स की बनी हुई है, तो ये चेन लेंथ तो बहुत कम हो गई ना,
क्योंकि बाकी के जो फ्री मोनोमर है वो ज्यादा है अभी, तो इनकी जो भी हमारी पी की वैल्यू है, यानी जो एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो जितना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी मोनोमर के बनने की जितनी ज्यादा है उतनी ही चेन लेंथ कम है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इस बेस पे हमें देखना था। ओके, एक तो ये वाला बेस हो गया हमारा, तो इस इक्वेशन से हमें ये चीज समझ में आती है कि ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, जब हमारा P 0 है तो N1 होना चाहिए, यानी जब एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 0 है तो चेन लेंथ 1 होनी चाहिए। यहां पर अगर P 0 है तो N भी 0 हो रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा ऑप्शन, नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो, जब ये P, ये तो 1 हो गया, P की वैल्यू अगर 1 है तो 1/0, ये तो इंफिनिटी हो रहा था, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया, तो ये 0 कैसे हो गया, 0 तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो सीधा सी आ रहा है आपका, आंसर तो सीधा का सीधा सी आ रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो P की वैल्यू जब 0 है, ये जब P 0 है यहाँ पे, तो ये जो N की वैल्यू है ये 1 है ना, इस तरीके से है ना, ये 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारा ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी P की वैल्यू 0 है तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा कैसे 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 हमने किया है। बस ये वाली टर्म चीज याद रखना है यहाँ पर कि जितना ज्यादा आपकी ये चेन लेंथ आपको जितनी कम दिख रही है ना, लेकिन मोनोमर के अभी होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है, तो ये दोनों एक दूसरे से ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये भी याद नहीं रहे, अगर इतनी थ्योरी भी याद नहीं रहे तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला देखो, कैरोथर इक्वेशन, और इससे आप समझ सकते हो कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बस ये आपको ध्यान रखना था। बाकी मेरा मेन मोटिव था ये सब टर्म समझाना, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बोला है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो अभी के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।